तो आज हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका लेखक परिचय हम पढ़ लें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। यानी कि इनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है, वहाँ बावई गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने वर्ष के हैं। यानी कि तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कितने वर्ष के हो और कितने वर्ष के बाद क्या शिक्षक बनने की कल्पना कर सकते हो जो माखनलाल चतुर्वेदी बन गए थे 16 वर्ष की अवस्था में। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया और बाद में उन्होंने अध्यापन छोड़ दिया। अध्यापन कहते हैं शिक्षण को, टीचिंग को, तो वो उन्होंने छोड़ दिया और प्रभा एक पत्रिका निकलती थी, उसका उन्होंने संपादन शुरू कर दिया। यानी कि एडिटिंग करते थे, उसके एडिटर थे। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वो देशभक्त कवि थे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और उन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता था। इसमें आएगा भी देशभक्त इसीलिए क्योंकि एक भारतीय आत्मा थी उसमें, जो एक देशभक्त में होनी चाहिए, जो एक भारतीय में होनी चाहिए। वो पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये कर्मवीर और प्रताप भी पत्र हैं जिनका संपादन उन्होंने किया था। पत्रिकाएं पहले निकलती थीं हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी की, जिसमें कविताएं छपती थीं। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। काफ़ी समय हो गया, 1968 में उनका देहांत हुआ। 50 साल से ज़्यादा हो गए उनको, उनकी मृत्यु को। पर फिर भी आज हम उनको पढ़ते हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी, यह है हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता उनकी बहुत लंबी कविता है। हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, ये उनकी कृतियों के नाम हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसका तुमने नाम सुन रखा होगा, जिसमें पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, ठीक है, पद्म विभूषण होता है। तो उनको पद्म भूषण मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी दिल्ली में है, जो भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार देती है 22 भाषाओं में, तो हिंदी के लिए उन्हें ये भी मिल चुका है। तो ये पुरस्कार उनको मिला है। और इसके बाद बात करते हैं उनकी रचनाओं की किस तरह की हैं। वो कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। यानी कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना से युक्त है। देश प्रेम की भावना होती है उनकी कविताओं में। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ, स्वतंत्रता की चेतना है और स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना, देश के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लिए, पढ़ करके हैं कि अपने लिए ही करना है। देश के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, क्योंकि इसने हमें कुछ बहुत दिया है। पढ़ते हैं ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ दे ना सीखें। पढ़ा होगा, तुमने सुना होगा कि ये हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हम एक चिकित्सक बन के बच्चों, वो जो बीमार हैं उनकी हम सेवा करेंगे? क्या हम सैनिक बन करके देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे? क्या हम अध्यापक करके सही बच्चों को ज्ञान देंगे? क्या हम वकील बन करके सही उनको न्याय दिला पाएंगे? हैं? या फिर हम कोई ये भी ना बने, कोई भी किसी भी तरह का, मान लो मैं कोई ठेकेदार बन जाता हूँ किसी भी उसका, या फिर मैं कोई रेडी पे कुछ बेचता हूँ, या फिर कोई भी कार्य करता हूँ, मैं किसी और चीज़ का टेंडर लेता हूँ या किसी भी तरह से, तो क्या मैं उसमें अपने देश के लिए उसमें देश प्रेम की भावना हो सकती है? ये नहीं कि देश प्रेम सिर्फ वही करते हैं। मैं अगर कोई भी काम अगर ईमानदारी से करता हूँ, देशवासियों की
को उनको ध्यान में रख करके करता हूँ तो वो मेरी देशभक्ति से कम नहीं है। मैं ईमानदारी से अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं सभी मज़दूरों को, मान लो मैं कोई ठेकेदार हूँ, किसी भी मज़दूर को मैं अपना पैसा जो है उसको ईमानदारी से दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए देश के लिए अच्छी भावना है, उसके समाज के लिए, उसके देशवासियों के लिए अच्छी भावना है। मैं एक शिक्षक होकर के अच्छा बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ जो देना चाहिए, तो वो अच्छी भावना है। ये नहीं है कि मैं नहीं, चलो ठीक है, मैं अब नहीं आ रहा क्लास में, नहीं पढ़ा रहा, अपने आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें। मैं एक डॉक्टर होकर के, मैं एक चिकित्सक होकर के अच्छा एक इलाज उपचार नहीं कर पाता, तो ये क्या भावनाएं, नहीं है ना। तो वही है। तो उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है उन्हें। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। एक भारतीय आत्मा, कभी भी पढ़ोगे हिंदी साहित्य में, ये हमेशा याद रखना कि एक भारतीय उपनाम से, एक भारतीय आत्मा उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे, वो एक कवि भी थे और कार्यकर्ता भी थे, कवि कार्यकर्ता। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। तो स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाते रहे हैं ये सभी लोग, सभी लोग मतलब ये कवि हैं। प्रेमचंद को भी कई बार उनकी जो रचनाएं थी उसको जब्त कर लिया गया, क्योंकि वो देशभक्ति की बात करते थे। जिन प्रेमचंद को हमने पढ़ा, ये दो बैलों की कथा में शायद मैंने बताया हो, उनकी एक कहानी संग्रह थी सोजे वतन, यानी कि जिसमें देशभक्ति की कहानियाँ थी, उनको जब्त कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने। तो जो भी कवि या लेखक अपनी लेखनी से, यानी कि अपनी कलम से, अपनी रचना से, अपने साहित्य से देशभक्ति जगाने का कार्य करता था, उनको जेल में डाल देते थे या उन पर आरोप लगा देते थे। और वैसे भी ये लोग स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ जाते थे, तो वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वो जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी भी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने भक्ति की भी कविताएं लिखी हैं, प्रेम की भी कविताएं लिखी हैं और प्रकृति संबंधी भी कविताएं लिखी हैं। प्रकृति संबंधी मतलब जो प्रकृति को लेकर के हैं, प्रकृति किस तरह से, सब प्रकृति से लगाव होता है, जुड़ाव रहता है, तो ये भी रचनाएं उनकी उनमें मिलती हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, कविता में दो चीज़ होती हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, ये शिल्प। यहाँ पर कहा है कि चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। कविता दो चीज़ों से बनकर के मिल करके बनती है। एक तो कविता में होता है उसका शिल्प, शिल्प का मतलब होता है शब्द, उसको शिल्प कहते हैं। जैसे हमने कविता लिखी, उसमें शब्द किस तरह के, और एक होता है भाव, यानी कि उसका अर्थ। तो हम कुछ अर्थ उसमें डालें, कुछ भाव हमारा ऐसा हो, तो उसके लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, शिल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में, यानी कि शब्दों की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसको अधिक महत्व देते हैं। कुछ कवि होते हैं जो शिल्प को अधिक महत्व देते हैं, शब्दों को ऐसा लेके आएंगे, कुछ कठिन कठिन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाव फिर उसमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। शिल्प का यहाँ मतलब समझें बनावट, क्योंकि शिल्पकार होता है बनाने वाला होता है कोई भी, कि शिल्पकार को बुला लाओ, और भाव यानी कि उसमें क्या अर्थ समाया हुआ है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर, उन्होंने कह रहे परंपरागत छंदबद्धता, छंदबद्ध कविता होती हैं जिसमें छंद होता है, निश्चित लय, उसकी लय होती है, निश्चित शब्द होते हैं, उसमें मात्राएं होती हैं निश्चित, उसको छंद बोलते हैं ऐसी रचना को। एवं तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्दावली कहते हैं, हमने शब्द पढ़े होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत से हिंदी में ज्यों की त्यों आ गए हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव होते हैं यानी कि उनका बिगड़ा हुआ थोड़ा रूप होता है, वो तद्भव होते हैं। और देशज और विदेशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्दावली के स्थान पर, यानी कि उन्होंने एक तो छंदबद्ध रचना नहीं लिखी और दूसरा शब्द तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। तत्सम का मतलब थोड़ा कठिन होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं जो सबको समझ में नहीं आते, इसीलिए उन्होंने उसके स्थान पर उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि उर्दू और फारसी के शब्द
हिंदी में मिले जुले हैं, और उस समय जब देश आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था उस समय ये मिली जुली भाषा चलती थी। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो आम बोलचाल के हों या जो आसानी से समझ में आ जाए, जिसके लिए हमें डिक्शनरी या शब्दकोश देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने यहाँ पर लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। अब यहाँ हम थोड़ा सा ये देखें कि इस पाठ में जो कैदी और कोकिला है, ये कविता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये और समझ लें। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, सिर्फ इसी को समझते हैं कि इसमें है क्या कैदी और कोकिला में। कैदी क्या है, कोकिला क्या होती है, ये तुम में से भी जानते होंगे। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती। ब्रितानी मतलब ब्रिटेन, जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसके शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। बारीक विश्लेषण, जिसको तुम एनालिसिस बोलते हैं, उसका विश्लेषण ये करती है कि क्या है, किस तरह की है ये ब्रिटिश सरकार जो है, उसका विश्लेषण करती है ये कैदी और कोकिला। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। लोकप्रिय मतलब सब लोगों की पसंद रही है ये कविता। कैदी का मतलब जानते ही हैं, कैदी जो होता है जेल में, जो कैदी को डाल दिया जाता है, कोई अपराधी होता है जिसको बंद कर दिया जाता है, जिसको बंदी भी बोला जाता है, कैदी। और कोकिला सभी जानते हैं, कोयल का पर्यायवाची होता है। तो कैदी और कोकिला है। किस तरह से कैदी और कोकिला? यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यह कविता क्या है? जो भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, यानी कि जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, यानी कि जो भी देशभक्ति की बात करता था, जो आज़ादी की बात करता था, जो स्वतंत्रता की बात करता था, जो स्वाधीनता की बात करता था, उसको जेल में डाल देते थे। और यही नहीं कि सिर्फ जेल में डाल दिया, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता था, बुरा बर्ताव भी होता था। उनको अच्छा खाने को नहीं दिया जाता था, ऐसा खाना दिया जाता था जिस पे चूहे घूम रहे हैं, जिस पर कॉकरोच घूम रहे हैं, जिस पर मक्खी बैठी हुई हैं, गंदा खाना, जिससे उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता था। तो ऐसे दुर्व्यवहारों को भी बताया गया है। और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यातनाएं कहते हैं कष्ट, यहाँ पर ये शब्द आया यातना, कि उनको यातना दी जाती थी, यानी कि कष्ट दिया जाता था उनको कोड़े लगाए जाते थे, उनसे कोल्हू चलवाए जाते थे। कोल्हू होता है तेल निकालने के लिए, शायद तुमने नहीं देखा हो, देखा तो मैंने भी नहीं है पर सुना है। कोल्हू इस तरह का होता था, आजकल जिसको स्पेलर बोलते हैं, सरसों का तेल निकालता है और भी तेल जिससे निकलते हैं, ठीक है ना। तेल पेलने के लिए पहले कोल्हू होता था, जिसको बैल खींचा करते थे। पर अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उन बैलों की जगह पर हमारे क्रांतिकारियों को लगाती थी, यानी कि उनसे कोल्हू खिंचवाती थी और उनको निश्चित मात्रा दे देती थी कि इतना तेल निकालना है, इतना तेल अगर नहीं निकाला गया तो इतने कोड़े मारे जाएंगे। तो ये कविता जो है उस ब्रिटिश सरकार के शोषण का बारीक विश्लेषण करती है और भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक का मतलब होता है मर्म को छू लेने वाला, और मर्म कहते हैं हृदय को, मन को, दिल को। क्योंकि दिल को अगर हम सुन रहे हैं तो शायद तुम्हें भी लग रहा हो कि ये बिल्कुल, बताओ, इतने अत्याचार किए जाते थे। ये आज़ादी जिसको हम आज ऐसे सोचते हैं कि हमें फ्री में मिल गई है, हमें मुफ्त में मिल गई है, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। बेचारों पर कितने कष्ट हुए होंगे उन स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर। तो उसका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साक्ष्य मतलब प्रमाण, ये मर्म को छू लेने वाला प्रमाण है। इन देखा भी होगा, कई देशभक्ति की फिल्में भी आई, भगत सिंह आई, जिस पर कई फिल्में बनी, 4-5 फिल्में बनी भगत सिंह के ऊपर, शहीद नाम से हैं। उस भगत सिंह को देखना, कई मैंने देखी हैं, 1-2 तो देखी हैं, उसमें से अजय देवगन वाली है, वो भी काफ़ी अच्छी है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह ऐसे है शायद, नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी उसको पता चलता है कि कैसे किस तरह से वो भूख हड़ताल भी कर देते हैं। जब उनको गंदा खाना दिया जाता है, बेकार खाना दिया जाता है, वो कह देते हैं कि हम इस खाने को नहीं खाएंगे, और उनकी हड़ताल तुड़वाने के लिए, भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए उनके मुंह में मिर्च तक भर दी जाती है उनके लिए, कि कब तक नहीं खाएगा। ज़बरदस्ती पाइप से उनको खाना खिलाया।
जाता है, ऐसा दिखाया जाता है और उसमें वो सत्य भी है। इस तरह से किया अंग्रेजी सरकार ने। तो ऐसा हमारे साथ जब हम देख रहे हैं कि ये कविता ऐसे दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है हमारे लिए, तो फिर कवि जेल में एकाकी और उदास है। जो कवि है वो क्या है, वो जेल में एकाकी भी है और उदास भी है। एकाकी मतलब अकेला है, क्योंकि कवि को भी जेल जाना पड़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी को भी जाना पड़ा है, तो वहाँ वो एकाकी है और अकेला आदमी रहता है तो वो उदास रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है। और वो कोयल से बात करता है, यानी कि लेखक यहाँ पर कैदी है, ठीक है ना, यहाँ पर आया है ना कैदी और कोकिला, तो लेखक तो यहाँ पर कैदी है, ये लेखक हो गया कैदी, और वो कोकिला से बात करता है। और कोकिला से क्या बात कर रहा है, अपने मन का दुख कह रहा है, वो असंतोष है उसके मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश यानी कि गुस्सा, क्रोध जो है उसको वो व्यक्त कर रहा है। उसको कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। वो मना करता है कि कोयल तो क्या मीठे मीठे गीत सुना रही है, क्योंकि कोयल की आवाज़ तो अच्छी लगती है ना। कोयल जब वसंत ऋतु में बोलती है, वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है, वर्षा में भी खूब अच्छा बोलती है, अच्छी लगती है कोयल की आवाज़। कोई की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, कौवा आ जाता है मुड़ेर पर तो उसको हम उड़ा देते हैं, चल यहाँ से भाग, पर कोयल की आवाज़ हम सुनते हैं। तो वो कह रहा है कवि उससे कि कोयल तू ये गीत जो गा रही है, ये मधुर गीत गाने का समय नहीं है, ये मीठे मीठे गीत क्यों सुना रही है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। अरे तुझे तो आज़ादी का गीत सुनाने का है ये मौसम, तो जो है ये समय कि देश को आज़ादी कैसे मिले। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कवि को भी ये लगता है कि कोयल भी पूरे देश को, यानी कि संपूर्ण देश को एक कारागार मतलब जेल होता है, जेल के रूप में, कैद खाने के रूप में देखने लगी है। और इसीलिए वो अर्धरात्रि को चीख रही है, अर्धरात्रि में चीख उठी है, यानी कि आधी रात में ही वो रो पड़ी है। उसका मन फट रहा है, उसका हृदय कुछ कहना चाहता है। वो देख रही है कि पूरा देश है जो वो एक कारागार है, यानी कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश को एक कैद खाना बना दिया है। इसमें कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई बगावत नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसीलिए कोयल दुखी है और वो आधी रात में चीख रही है, पुकार रही है, वो कुछ कहना चाह रही है। पर लेखक उसको ये कह रहे हैं कि तू बोल क्या रही है, अब तुझे मुक्ति के गीत सुनाने का, मधुर गीत मत सुना, कुछ ऐसा सुना कि जिससे उथल पुथल हो जाए। क्योंकि दूसरे कवियों ने भी लिखा है, एक बालकृष्ण शर्मा नवीन कवि हुए, उन्होंने भी लिखा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। 7वीं कक्षा में पढ़ी होगी तुमने, है, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भर हो जाए, पाप पुण्य सद भावों की धूल उड़े दाएं बाएं, नवका बक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। 7वीं कक्षा में थी वो कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। अंतिम कविता थी प्रलय या महाप्रलय, विप्लव गायन उसका नाम था, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो वो उथल पुथल की बात कवि चाह रहा है यहाँ पर। माखनलाल चतुर्वेदी भी यही कह रहे हैं कि कोयल तू कुछ ऐसा सुना कि जिससे देशभक्ति की भावना का संचार हो, इन लोगों को जगा। ये मुक्ति के गीत गाने का है, ये मीठे गीत गाने का नहीं है समय।